गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। कैसे हो भाई सब लोग? बढ़िया। कल का असाइनमेंट वगैरह किया था अपन ने बेटा? कल मूल वगैरह देखा था जिसमें अपन ने मूल के क्वेश्चंस भी करवाए थे। मैंने आपको एक्सरसाइज 1 और एक्सरसाइज 4 में, मतलब अपनी जो मॉड्यूल का स्टेज 1 है और स्टेज 4 है, स्टेज 4 के सेक्शन ए के मैंने आपको 5-7 क्वेश्चन भी करवाए थे। तो बेटा मूल का टॉपिक तो अपना हो गया था। उसमें कुछ क्वेश्चंस बेटा आपके नहीं होंगे, तो आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, क्योंकि अभी उसके कुछ 2-4 कॉन्सेप्ट और आना बाकी है। समझ में आ गई बात बेटा? अभी अपन आगे थोड़ा सा स्टार्ट करते हैं अपना लेक्चर नंबर 107 की बात कर रहे हैं बेटा। चैप्टर अपना चल रहा है मूल कॉन्सेप्ट, मूल अवधारणा। डन। आज बेटा अपन इसमें जो देखेंगे वो देखेंगे रासायनिक समीकरण की रस समीकरण मिति। ठीक है, स्टाइकियोमेट्री ऑफ केमिकल रिएक्शंस की बात करेंगे बेटा, कि किसी रिएक्शन में, किसी अभिक्रिया में हम अभिकारक और उत्पाद के मध्य कैसे संबंध बता सकते हैं उसकी बात करेंगे। ठीक है, तो अपने पास बेटा टॉपिक रहेगा आज का रासायनिक अभिक्रिया की रस समीकरण मिति। डन बेटा। केमिकल रिएक्शंस की बात कर रहे हैं, जिसे बेटा हम इंग्लिश में बोलते हैं स्टाइकियोमेट्री ऑफ केमिकल रिएक्शंस। रस समीकरण मिति को बेटा इंग्लिश में बोलते हैं स्टाइकियोमेट्री। वो सब बात की बातें हैं। पहले हम इस टॉपिक के बारे में समझें कि ये बताना क्या चाह रहा है। एक्चुअली में अभिक्रिया के बारे में हम थोड़ी सी बात करें कि अभिक्रिया में अभिकारक या क्रियाकारक क्या होता है, उत्पाद या क्रियाफल क्या होता है, उसकी बात करूं तो बेटा कोई भी अपने पास जो अभिक्रिया होती है, उस अभिक्रिया में मैं बात करूं तो अभिकारक लेफ्ट हैंड साइड में होता है और उत्पाद राइट हैंड साइड में होता है। समझ में आ गई बात? कोई भी आपके पास अभिक्रिया है तो अभिक्रिया में एरो के लेफ्ट हैंड साइड में जो होता है उसे अभिकारक या क्रियाकारक बोलते हैं, जबकि एरो के राइट हैंड साइड में जो होता है उसे उत्पाद या क्रियाफल बोलते हैं। समझ में आ गई बात बेटा? अभिक्रिया में जो लेफ्ट हैंड साइड में होगा उसे अभिकारक, और जो राइट हैंड साइड में होगा उसे क्या बोलेंगे बेटा? अपन उत्पाद बोलेंगे। इतनी बात क्लियर है? किसी को भी इतनी बात में कोई प्रॉब्लम? डन। तो बेटा अब हम बात करें रासायनिक अभिक्रिया की रस समीकरण मिति। इसका मतलब क्या होता है, इसकी परिभाषा क्या होती है, इसमें हमको क्या क्या पढ़ने को मिलेगा, इसके लिए बात कर रहे हैं बेटा। तो बेटा अपन इसकी परिभाषा लिख रहा हूं मैं, ये मैंने आपको केवल एक अभिक्रिया में समझाया। अभिक्रिया क्या होती है? एरो के लेफ्ट हैंड साइड वाले को अभिकारक बोलते हैं, मतलब रिएक्टेंट बोलते हैं। एरो के राइट हैंड साइड वाले को उत्पाद बोलते हैं, मतलब प्रोडक्ट बोलते हैं। तो बेटा ये तो होगा आपका रिएक्टेंट और ये होगा आपका प्रोडक्ट। बेटा कुछ वर्ड्स को आपको इंग्लिश में भी पता होना चाहिए, क्योंकि कई बार वो डायरेक्टली इंग्लिश में भी लिख देता है ना। सारी चीजें नहीं, लेकिन बेटा कुछ कुछ टर्म्स हमको पता होनी चाहिए, क्योंकि हमारे आगे हम जैसे जैसे चलेंगे तो बेटा जिससे कहीं पे भी अपन को प्रॉब्लम नहीं आए। समझ में आ गई बात? टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, बाकी सब मैं करवाऊंगा। तो बेटा इसकी डेफिनेशन की बात करता हूं। पहले मैंने आपको अभिक्रिया के बारे में बताया था कि अभिक्रिया हमको पता तो हो होता क्या है। तो बेटा इसकी परिभाषा की बात करें, किसी रासायनिक अभिक्रिया के संतुलित, किसी रासायनिक अभिक्रिया के संतुलित समीकरण में उसके विभिन्न अवयवों, उसके विभिन्न अवयवों जैसे
जैसे अभिकारकों तथा उत्पादों के मध्य। बेटा इसमें एक कंडीशन इंपॉर्टेंट आई अपने पास, क्या? संतुलित समीकरण की बात की हुई है बेटा। किसकी बात की हुई है? संतुलित समीकरण की बात की है। एक बार देखिएगा 2 मिनट। देखते हैं आगे। किसी रासायनिक अभिक्रिया के संतुलित समीकरण उसके विभिन्न अवयवों जैसे अभिकारकों तथा उत्पादों के मध्य उनके अणुओं की संख्या या मोल संख्या या ग्राम मात्रा के मध्य मात्रात्मक संबंध को प्रदर्शित करती है। समझ में आती है बात बेटा? मैंने क्या बोला एक बार देखिएगा। बेटा कोई भी रासायनिक अभिक्रिया है, मैं इस टॉपिक की बात कर रहा हूं, ये टॉपिक हमें क्या बताता है? कोई भी रासायनिक अभिक्रिया है तो उसकी फर्स्ट कंडीशन होनी चाहिए कि बेटा वो संतुलित होना चाहिए। संतुलित नहीं है तो दिक्कत है। कोई भी रासायनिक अभिक्रिया हो तो उसकी फर्स्ट कंडीशन है बेटा कि वो संतुलित होनी चाहिए। तो कोई भी रासायनिक अभिक्रिया के संतुलित समीकरण में उसके विभिन्न अवयवों, अवयव कौन कौन हो सकते हैं? या तो अभिकारक के होंगे या उत्पाद के होंगे। विभिन्न अवयवों जैसे अभिकारकों तथा उत्पादों के मध्य, किस किस के मध्य? अभिकारकों तथा उत्पादों के मध्य उनके अणुओं की संख्या या मोल संख्या या ग्राम मात्रा के मध्य मात्रात्मक संबंध को प्रदर्शित करती है। कोई पूछे अभिक्रिया की रस समीकरण मिति क्या है, तो आप सिंपल वर्ड्स में ये बोल सकते हो कि हमारी कोई अभिक्रिया है तो उस अभिक्रिया में अभिकारक तथा उत्पादों के मध्य उनके अणुओं की संख्या हो गई या उनके मोलों की संख्या हो गई या फिर उनकी ग्राम मात्रा हो गई, उसके मध्य संबंध बताना है तो हमारे को कौन सा टॉपिक पढ़ना पड़ेगा? हमारे को रासायनिक अभिक्रिया की रस समीकरण मिति पढ़ना पड़ेगा। समझ में आती है बात? इसके लिए कंडीशन है बेटा, अभिक्रिया आपकी संतुलित होनी चाहिए। ये इसकी मस्ट है, कंडीशन है, ये होनी ही चाहिए, अदरवाइज आपका क्वेश्चन गलत होगा। समझ में आ गई बात बेटा? तो जिस भी अभिक्रिया की बात करें तो उसमें आप पहले क्या करोगे? उस अभिक्रिया को संतुलित जरूर करोगे। समझ में आती है बात बेटा? चलूं आगे, पक्का इतना क्लियर है? तो बेटा इस तरीके से अपन ने बात की कि होता क्या है, रासायनिक अभिक्रिया क्या है, उसके विभिन्न अवयव क्या है जैसे अभिकारक और उत्पाद, उनके मध्य संबंध हम किस प्रकार से प्रदर्शित कर सकते हैं। समझ में आती है बात बेटा? अब बेटा दूसरी कंडीशन की बात करूं, ये तो इसकी परिभाषा थी। सेकंड पॉइंट देखना क्या बोल रहा हूं मैं। सेकंड पॉइंट बेटा हमको ये याद रखना है कि जो ग्राम मात्रा है वो सीधे ही हम प्रदर्शित नहीं कर सकते हैं। वो क्या होता है वो मैं आपको एक अभिक्रिया से बताऊंगा जिससे आपका कॉन्सेप्ट उसमें क्लियर हो जाएगा। समझ में आ गई बात बेटा? तो 2 मिनट एक बार ये देख लो, इसकी कंडीशन मैंने आपको बता दी। अभिक्रिया कैसी होनी चाहिए? संतुलित होनी चाहिए। तो अपन यहाँ पे लिख भी सकते हैं रासायनिक अभिक्रिया, बेटा शॉर्ट में लिखा है रासायनिक अभिक्रिया संतुलित होनी चाहिए। बेटा संतुलित नहीं है तो हम उसे संतुलित कर लेंगे, लेकिन बेटा वो संतुलित आपकी होनी चाहिए, अदरवाइज अपना काम नहीं होगा। बेटा इस चीज का खास ध्यान रखें। समझ में आ गई क्या बात बेटा? चलूं आगे, पक्का? बेटा मैं आपको इसको एक एग्जांपल से समझाता हूं किस तरीके से हम बेटा इसको रिप्रेजेंट कर सकते हैं। एक्चुअली में होता क्या है इसकी बात करते हैं बेटा। रफ करो बेटा इसको, ये क्लियर है?
देखिएगा बेटा, एक एग्जांपल लिया अपन ने, उदाहरण CaOH का ट्वाइस प्लस NH4Cl चेंज हो रहा है CaCl2 प्लस NH3 प्लस H2। बेटा समझना, जो टॉपिक की अपन ने बात की एक्चुअली में बोलना क्या चाह रहा है। पहली कंडीशन थी अपने पास, अभिक्रिया आपकी कैसी होनी चाहिए, बैलेंस होनी चाहिए। तो इसको बेटा बैलेंस कर रहा हूं। बैलेंस का मतलब अभिकारक, जो एरो से इस साइड है वो अभिकारक है, जो एरो से इस साइड है वो उत्पाद है। अभिकारक और उत्पाद में परमाणु जो है वो सेम और समान संख्या में होने चाहिए। यहाँ पे कैल्शियम कितना है, 1। यहाँ पे कैल्शियम कितना है, 1, बैलेंस है। यहाँ पे N कितना है, 1। यहाँ पे N कितना है, 1, बैलेंस है। ऐसे ही अपन को बेटा सारे को चेक करना पड़ेगा। यहाँ पे Cl कितना है, 1। यहाँ पे Cl कितना है, 2। तो बेटा यहाँ पे 2 आएगा, ठीक है। यहाँ पे फिर N को बैलेंस करना है 2, H2 को बैलेंस करना है 2। घबराना नहीं है, कुछ अभिक्रियाएं तो मैं आपको क्वेश्चन में बता दूंगा जो जनरली पूछी जाती हैं, उसके बाहर ऐसे कोई अभिक्रिया आती नहीं है, और बाकी कोई अलग से आएगी भी तो फिर वो आपको प्रश्न में दी जाती है। तो इसकी टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, धीरे धीरे प्रैक्टिस हो जाएगी। अब ये टॉपिक मैं आपका 3-4 क्लास चलाऊंगा, काफी क्वेश्चंस करेंगे, मॉड्यूल के करेंगे, इजीली करवा दूंगा, टेंशन की जरूरत नहीं है, ठीक है बेटा। तो देखिएगा, एक कैल्शियम OH देखो, 2H तो यहां से आए और 4 दूना 8H यहां से आए, काउंट कर लो भाई, 2 तो हाइड्रोजन यहां से आ गए और 4 दूना 8 हाइड्रोजन यहां से आ गए, तो 10 हाइड्रोजन है टोटल। 2 तिया 6 और 2 दूना 4, 6 और 4 10 हो गए। 2 ऑक्सीजन यहां से आ गए, 2 ऑक्सीजन यहां से आ गए, बैलेंस है। 2 नाइट्रोजन यहां से आ गए, 2 नाइट्रोजन यहां से आ गए, बैलेंस है। 2 Cl यहां से आ गए, 2 Cl यहां से आ गए, तो बैलेंस है। अब बेटा अपना ये काम स्टार्ट होता है कि हम रस समीकरण मिति से कैसे क्वेश्चन को स्टार्ट कर सकते हैं। बेटा एक तो ये याद रखें, रस समीकरण मिति को इंग्लिश में बोलते हैं स्टाइकियोमेट्री। बेटा कोई कारण है इसलिए बता रहा हूं ये नाम, घबराने की जरूरत नहीं है। रस समीकरण मिति को क्या बोलते हैं बेटा इंग्लिश में, स्टाइकियोमेट्री। क्या बोलते हैं, स्टाइकियोमेट्री। तो बेटा इनके जो गुणांक हैं वो कितने कितने हैं, मैं इन गुणांकों को लिख रहा हूं। इसका गुणांक कितना है, 1। संतुलित समीकरण का होना चाहिए, याद रखें। इसका गुणांक कितना है, 2। इसका गुणांक कितना है, 1। इसका गुणांक कितना है, 2। इसका गुणांक कितना है बेटा, 2। समझ में आ गई बात, मैंने क्या बोला। जो भी आपके पास समीकरण है, उस समीकरण में जो गुणांक है वो हमने गुणांक लिखे। समीकरण कैसा होना चाहिए, संतुलित होना चाहिए। बेटा ये जो गुणांक हैं इन्हें बोले जाते हैं रस समीकरण मिति मोल। क्या बोले जाते हैं, रस समीकरण मिति मोल। तो बेटा ये वर्ड बहुत बड़ा है, इसलिए इसे इंग्लिश में शॉर्ट में लिख लिया स्टाइकियोमेट्री मोल। बोलो समझ में आती है क्या बात बेटा। डन, दोबारा बोल रहा हूं, कोई भी रासायनिक अभिक्रिया संतुलित हो तो उसके जो गुणांक होते हैं वो किसको प्रदर्शित करते हैं, स्टाइकियोमेट्री मोल को प्रदर्शित करते हैं, अर्थात रस समीकरण मिति मोल को प्रदर्शित करते हैं। दोबारा बोल रहा हूं, कोई भी रासायनिक अभिक्रिया जो संतुलित है उसमें उसके गुणांक किन्हें प्रदर्शित करते हैं, उनके रस समीकरण मिति मोल को प्रदर्शित करते हैं, जिन्हें स्टाइकियोमेट्री मोल बोलते हैं। समझ में आ गई क्या बात बेटा। चलूं आगे, पक्का कोई दिक्कत। तो बेटा इसलिए बोला था कि अभिक्रिया की रस समीकरण मिति टॉपिक में हम क्या पढ़ेंगे, संतुलित अभिक्रिया में उसके अवयव जैसे उसके अभिकारक और उत्पादों के मध्य उनके अणुओं की संख्या या उनकी मोल संख्या या उनकी ग्राम मात्रा के मध्य मात्रात्मक संबंध को प्रदर्शित किया जाता है। समझ में आती है क्या बात बेटा। चलो आगे बोलो जी। तो बेटा इसमें अपन ने मोल तो देख लिया, मोल में संबंध भी देख लिया। हम बोल सकते हैं 1 मोल CaOH ट्वाइस से 1 मोल CaCl2 बन रहा है। इस तरीके से हम बात कर सकते हैं, संबंध बता सकते हैं। समझ में आ गई बात बेटा। अब बेटा आगे देखिएगा, मेरे को इसमें मात्रा भी बतानी है। मात्रा का मतलब ग्राम मात्रा से बात की जा रही है, ग्राम भार से बात की जा रही है, तो वो कैसे निकाला जाएगा देखिएगा। बेटा ग्राम भार को डायरेक्ट स्टाइकियोमेट्री मोल से प्रदर्शित नहीं कर सकते। आप ऐसे नहीं लिख सकते कि 1 ग्राम 2 ग्राम 1 ग्राम 2 ग्राम 2 ग्राम, ये गलत है।
बेटा ग्राम भार मात्रा आपको निकालनी है तो आपको इसका मोल का सहारा लेना पड़ेगा। किसका सहारा लेना पड़ेगा? मोल का। बेटा इसका निकालना सिखा रहा हूं मैं आपको, कैसे निकल रहा है वो देखिएगा। जैसे मान लीजिए इसके लिए मेरे को निकालना है तो कितना है इसका? 1 मोल है। कितना मोल है? 1 मोल है। तो देखिएगा बेटा मैं ऐसे बोल सकता हूं कि इसके लिए मोल बराबर कितना आ गया? 1 बराबर ग्राम भार बटे अणुभार। बोलो बोल सकता हूं क्या? मोल बराबर 1 बराबर ग्राम भार बटे अणुभार। बेटा ग्राम भार आपको निकालना है, मोल आपको पता है, इसका अणुभार कितना है वो लिख रहा हूं। तो बेटा अणुभार आपको निकालना आना चाहिए। कैल्शियम का 40 होता है, 16 और 1 17, 17 दूना 34, 34 और 40 74। ये आप खुद के हिसाब से भी निकाल सकते हो। तो बेटा इसका ग्राम भार कितना आएगा? 74 ग्राम। तो आपने बोला 74 ग्राम। समझ में आ गई क्या बात बेटा? जी का मतलब ग्राम से है। NH4Cl की बात कर रहा हूं, इसके कितने मोल दे रखे हैं बेटा? 2 मोल दे रखे हैं, आराम से समझना। तो मोल बराबर कितने हो गए? 2 ग्राम भार बटे अणुभार। अब इसका अणुभार देखो कितना है? 14 और 4 18, 18 और 35.5 कितना आ जाएगा बेटा? 53.5। तो इसका कितना आ गया बेटा? 53 ये 53.5 इंटू 2। भाई 1 मोल का 53.5 है, कितने मोल है? 2। तो 2 का कितना हो जाएगा बेटा? 107 ग्राम। समझ में आती है क्या बात बेटा? आगे देखो CaCl2 की बात करूं बेटा, कितना मोल है? 1 है। तो मोल बराबर 1 बराबर ग्राम भार बटा अणुभार। समझ में आती है बात? बेटा इसका अणुभार देखो, Ca का तो 40, सही बात है बेटा। 1 का 35.5, 2 का कितना हो गया? 71। 1 का 35.5 तो 2 का 71, 71 और 40 कितना आ जाएगा बेटा? 111। तो यहां से क्रॉस मल्टीप्लाई किया तो ये कितना आएगा बेटा? 111 ग्राम आएगा। बेटा 1 मोल अमोनिया का मतलब 17 अणुभार है, तो 2 का मतलब कितना हो गया? 34 ग्राम। इसी तरीके से निकाल लोगे, इसका कितना हो जाएगा? 36 ग्राम। समझ में आ गई क्या बात बेटा? क्या बोलना चाह रहा हूं बेटा? जो रासायनिक अभिक्रिया संतुलित है उसमें जो गुणांक है वो किसको प्रदर्शित करते हैं? अभिक्रिया के रस समीकरण मिति मोल को प्रदर्शित करते हैं, जिन्हें स्टोइकियोमेट्री मोल बोला जाता है। समझ में आ गई बात बेटा? दूसरी बात बेटा, अभिक्रिया के रस समीकरण मिति जो गुणांक है वो उनके मोल को प्रदर्शित करते हैं, लेकिन सीधे मात्रा को प्रदर्शित नहीं करते। मैंने क्या बोला? सीधे डायरेक्ट मात्रा को प्रदर्शित नहीं करते। मात्रा निकालने के लिए आपको मोल का सहारा लेना पड़ेगा, जो मैंने आपको बताया। जैसे NH4Cl के 2 मोल है तो कितनी मात्रा होगी? मोल बराबर 2 बराबर ग्राम भार बटे अणुभार, अणुभार 53.5, तो 2 गुना किया तो कितना है? 107 ग्राम। ऐसे ही मोल बराबर 1 बराबर ग्राम भार बटे अणुभार, इसका अणुभार 111 तो 111 ग्राम। उसी तरीके से बेटा अपन ने सभी की मात्रा निकाली। समझ में आती है क्या बात बेटा? बोलो भाई इसमें किसी को भी कोई दिक्कत? डन। चलो आगे। तो बेटा आगे देखते हैं अब अपन। तो अपनी परिभाषा जो थी वो आपको समझ में आई। परिभाषा में अपन ने क्या बताया था? कोई भी अपनी रासायनिक अभिक्रिया है, संतुलित है, तो उसके जो अभिकारक और उत्पादों के मध्य है उसको मात्रात्मक संबंध को प्रदर्शित करता है। कौन? अभिक्रिया की रस समीकरण मिति। समझ में आती है क्या बात बेटा? डन। बेटा यहां से हमको एक बात भी समझ में आई कि हम डायरेक्ट स्टोइकियोमेट्री मोल को डायरेक्ट ग्राम में नहीं लिख सकते हैं, तो इसलिए बेटा हमने यहाँ पे एक नोट लगा के लिख लिया। क्या? देखिएगा, इंपॉर्टेंट नोट है। स्टोइकियोमेट्री मोल, स्टोइकियोमेट्री मोल का मतलब रस समीकरण मिति मोल। ध्यान रखिएगा, स्टोइकियोमेट्री मोल को सीधे, सीधे का मतलब डायरेक्ट, सीधे ग्राम मात्रा में प्रदर्शित नहीं करते हैं। समझ में आ गई बात? मैंने क्या बोला? स्टोइकियोमेट्री मोल मतलब रस समीकरण मिति मोल को सीधे ग्राम मात्रा में प्रदर्शित नहीं कर सकते हैं। सीधे का मतलब डायरेक्ट नहीं कर सकते हैं कि 1 ग्राम 2 ग्राम 1 ग्राम 2 ग्राम 2 ग्राम ना। इसके लिए आपको पहले मोल के अकॉर्डिंग इनका मात्रा निकालनी होगी। समझ में आ गई बात बेटा? बेटा इसी का एक एग्जांपल और देखते हैं अपन, जिससे अपना कॉन्सेप्ट और क्लियर होगा। रफ करो बेटा ये।
बेटा देखिएगा दूसरा उदाहरण, उदाहरण नंबर 2, N2 प्लस H2 चेंज इनटू NH3। बेटा अमोनिया है, अमोनिया निर्माण की अभिक्रिया है, इसे संतुलित करना है। तो 2 नाइट्रोजन 2 नाइट्रोजन 2 हाइड्रोजन, इधर 6 हाइड्रोजन है तो 3 लगा लिया। ये बेटा हमारे पास अमोनिया निर्माण की संतुलित समीकरण हो गई। क्या? N2 प्लस 3H2 चेंज इनटू 2NH3। समझ में आती है क्या बात बेटा? चलूं आगे। बेटा पहला अपना पॉइंट क्या था? अभिक्रिया संतुलित होनी चाहिए, हमने अभिक्रिया को संतुलित किया। दूसरा पॉइंट हमने इनके गुणांक लिखे, इसके 1, इसके 3, इसके 2। इन गुणांकों को क्या कहते हैं बेटा? स्टोइकियोमेट्री मोल। समझ में आ गई क्या बात बेटा? डन। तो जो संतुलित अभिक्रिया होती है उसके गुणांक स्टोइकियोमेट्री मोल को भी प्रदर्शित करते हैं। और यदि गैसीय अभिक्रिया, ये सभी अवयव कैसे हैं? गैसीय हैं, तो उनके आयतन को भी प्रदर्शित करेगी। तो आयतन के लिए हम क्या लिख सकते हैं बेटा? देखिएगा, इसका 1 आयतन, डायरेक्ट जो गुणांक है वही आयतन को प्रदर्शित करेंगे। इसका 3 आयतन, इसका 2 आयतन। समझ में आ गई क्या बात बेटा? तो हमने क्या बोला? संतुलित रासायनिक अभिक्रिया के गुणांक स्टोइकियोमेट्री मोल को भी प्रदर्शित करते हैं और उनके आयतन को भी प्रदर्शित करते हैं। समझ में आ गई बात? तो आयतन भी कर लिया हमने इसके अकॉर्डिंग बेटा। लेकिन जो मात्रा है, मात्रा को डायरेक्ट हम प्रदर्शित नहीं कर सकते हैं, ये अभी हमने पीछे नोट भी लिखा है। स्टोइकियोमेट्री मोल सीधे ग्राम मात्रा को प्रदर्शित नहीं करते हैं, तो उसके लिए हमको पहले क्या करना पड़ेगा? मोल के अकॉर्डिंग निकालना पड़ेगा। समझ में आ रही है ना बात? तो देखो कैसे, 1 मोल N2 है, तो 1 मोल N2 का मतलब कितना हो गया? इसके अणुभार के बराबर, मतलब 28 ग्राम। आप उसी तरीके से निकालना, मोल बराबर ग्राम भार बटे अणुभार। मोल 1 है, ग्राम भार निकालना है, N2 का अणुभार 28, तो 28 ग्राम आ गया। ऐसे इसके 3 मोल हैं, तो इसका आ जाएगा बेटा आपके पास 6 ग्राम। सॉल्व करके देखना, देखो कैसे। मोल बराबर कितना है? 3 बराबर ग्राम भार, H2 का अणुभार 2, तो कितना आ जाएगा? 2 तिया 6 ग्राम। NH3 के 2 मोल हैं, तो कितना? 1 का 17, तो 2 का आ जाएगा बेटा 34 ग्राम। बोलो बेटा समझ में आ गई क्या बात? हाँ जी। तो बेटा ये हमारी अभिक्रिया रस समीकरण मिति की परिभाषा हो गई कि कोई भी संतुलित अभिक्रिया, अभिक्रिया कैसी होनी चाहिए? संतुलित अभिक्रिया के विभिन्न अवयव जैसे अभिकारकों और उत्पादों के मध्य उनके मोलों की संख्या, उनके आयतन और उनकी ग्राम मात्रा के मध्य मात्रात्मक संबंध को प्रदर्शित करती है। लेकिन कंडीशन क्या है? फर्स्ट, अभिक्रिया संतुलित हो। सेकंड, स्टोइकियोमेट्री मोल सीधे ग्राम मात्रा को प्रदर्शित नहीं करते हैं, उसके लिए आपको निकालना पड़ेगा इनकी ग्राम मात्रा। आयतन को सीधे प्रदर्शित करेंगे। समझ में आती है क्या बात बेटा? चलो आगे। अब बेटा आप इनमें से किसी में भी आपस में संबंध देख सकते हो। जैसे 1 मोल N2 के लिए कितने मोल H2 चाहिए? 3 मोल H2 चाहिए। 1 मोल N2 के लिए कितने मोल NH3 चाहिए? 2 मोल NH3 चाहिए। 28 ग्राम N2 के लिए कितने ग्राम H2 चाहिए? 6 ग्राम H2 चाहिए। 28 ग्राम N2 कितना NH3 देगा? 34 ग्राम NH3 देगा। इस तरीके से आप इनमें आपस में संबंध बता सकते हो। बोलो बेटा बात समझ में आती है? चलूं आगे। बेटा अब मैं आपको इसमें थ्योरी मैंने आपको बता दी, डेफिनेशन बता दी, 2 एग्जाम्पल बता दिए। अब मैं आपको बेटा इसमें क्वेश्चंस के थ्रू इस कॉन्सेप्ट को क्लियर करूंगा कि क्वेश्चन कैसे आता है और उसे हमें कैसे हैंडल करना होता है। समझ में आती है बात बेटा? चलूं आगे। अब अपन क्वेश्चंस के अकॉर्डिंग अप्रोच करेंगे कि क्वेश्चन के अकॉर्डिंग हम इसको कैसे सॉल्व कर सकते हैं, तो वो देखिएगा बेटा। रफ करो बेटा इसको, पक्का? तो देखो देखे, अब हम क्वेश्चंस स्टार्ट करेंगे। 5-10 क्वेश्चन करवाऊंगा जिससे आपका अच्छे से बेटा कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। घबराने की जरूरत नहीं है, टेंशन मेरी है, आपका अच्छे से कॉन्सेप्ट क्लियर होगा इसका, देखना। और बेटा टॉपिक भी अच्छा है और इंपॉर्टेंट भी है। मैंने बोला बेटा रिएक्शंस भी इसमें जैसे जैसे आती जाएंगी वो आपको ध्यान रखनी है। 10-15 क्वेश्चन करेंगे तो अलग अलग रिएक्शन आएंगे, तो आपको रिएक्शंस की भी प्रैक्टिस हो जाएगी, घबराने की जरूरत नहीं है। तो क्या बोला बेटा देखो, CaCO3 के, या आपने बोला 500 ग्राम CaCO3 के तापीय विघटन पर
बनने वाली गैस का एनटीपी पर आयतन क्या होगा। समझ में आ गई क्या बात बेटा? मैंने क्या बोला, CaCO3 की बात कर रहे हैं। CaCO3 कितना है? 500 ग्राम है। 500 ग्राम CaCO3 के तापीय विघटन पर बनने वाली गैस का एनटीपी पर बेटा आपको आयतन बताना है। तो बेटा क्वेश्चन तो बाद में करेंगे, पहले अपनी कंडीशन क्या है, अभिक्रिया संतुलित होनी चाहिए। तो बेटा पहले मैंने अभिक्रिया संतुलित की, CaCO3 है, ये लिखा CaCO3। बेटा तापीय विघटन मतलब इसको हमने उच्च ताप पर गर्म किया। इस डेल्टा का मतलब क्या होता है बेटा? ताप पे गर्म करना। जहां भी आपको डेल्टा का साइन मिले इसका मतलब हमने इसको हाई टेम्परेचर पे गर्म किया है। तो बेटा ये टूट गया, किसमें टूटता है? ये CaO प्लस CO2, हमेशा फिक्स है। जब भी आपको CaCO3 का तापीय अपघटन बोले इसका मतलब CaO और CO2 बनेगा। इसकी संतुलित समीकरण देखते हैं। एक कैल्शियम है, सही बात है। एक कार्बन है, सही बात है। 3 ऑक्सीजन, तो एक तो ये रहा ऑक्सीजन, 2 ये रहा, 3 ऑक्सीजन, सही बात है। इसका मतलब बेटा ये इसकी संतुलित समीकरण है, सही बात है। अब बेटा हम इसमें क्वेश्चन कैसे करेंगे वो समझना। हमने इसके पहले गुणांक लिखे संतुलित समीकरण के, यहाँ 1, इसका भी 1, इसका भी 1। बेटा ये क्या होंगे? इसके स्टोइकियोमेट्री मोल होंगे। इतनी बात तो समझ में आ गई होगी वो आपको। अभिक्रिया में जो संतुलित समीकरण है उसमें उसके रस समीकरण मिति मोल या उसके जो गुणांक हैं वो किसको बता रहे हैं? रस समीकरण मिति मोल को या स्टोइकियोमेट्री मोल को परिभाषित करते हैं। बेटा उसके बाद आपको दिया क्या है? देखो इसका हमको दिया है 500 ग्राम। बेटा ये तो है स्टोइकियोमेट्री मोल, रस समीकरण मिति मोल जो संतुलित समीकरण से आए। दूसरे हमने निकाले कैलकुलेटेड मोल। इन्हें क्या बोला बेटा? कैलकुलेटेड मोल, जो हमने हमारी साइड से गणना की है। समझ में आती है बात बेटा? तो बेटा मोल का फॉर्मूला क्या होगा? ग्राम भार बटा अणु है तो अणु भार, सही बात है। तो बेटा यहां से देखा ग्राम भार कितना है? 500। इसका अणु भार कितना होगा? 100। बेटा अणु भार नहीं बताऊंगा, वो आपको आने चाहिए भाई, काफी क्वेश्चन कर लिए, बहुत दिन हो गए देखते हुए। कैल्शियम का 40, कार्बन का 12, एक ऑक्सीजन का 16, तो 3 का 48, 48 और 12 60, 60 और 40 100। तो बेटा इसके कैलकुलेटेड मोल कितने आए बेटा? 5 मोल आए। अब बेटा आपको क्या बोला था? अभिक्रिया की जो रस समीकरण मिति है वो अभिकारक और उत्पाद के मध्य संबंध को प्रदर्शित करती है। तो देखो बेटा इसने क्या बोला? 500 ग्राम CaCO3 के तापीय विघटन पर बनने वाली गैस का एनटीपी पर आयतन ज्ञात करो। तो बेटा यहां से अभी आपको ध्यान रहना चाहिए, गैस कौन सी है? ये गैस है बेटा, ये तो सॉलिड है, ठोस है, ये भी ठोस है बेटा, ये क्या है? आपकी गैस। आज के बाद आपको ध्यान रहना चाहिए, ठीक है। तो हमको बेटा किसकी बात करनी है? CO2 की। मतलब संबंध किन दोनों के बीच में देखना है बेटा? इन दोनों के बीच में हमको संबंध बनाना है। समझ में आ गई बात बेटा? अब क्वेश्चन वैसे ही स्टार्ट हो जाएगा जैसे हम बचपन में 7th 8th में करते थे ना, 5 पेन 30 रुपए के आते हैं तो 1 पेन कितने का आएगा, चूंकि इसलिए वाले करते थे ना, सेम वैसे ही बच्चों वाली हरकतें करनी है। तो देखो बेटा क्या होगा, यहां से यहां में रिलेशन बताया तो हमने क्या बोला, चूंकि 1 मोल CaCO3 देता है, कितना देता है? 1 मोल CO2। 1 मोल से कितना मिल रहा है? 1 मोल। तब 5 से कितना मिलेगा? तब 5 मोल CaCO3 देगा। कितना देगा? 5 मोल ही CO2 देगा। ये तो कर सकते हो ना आप, समझ में आ गई बात? 1 मोल से 1 मोल आया तो 5 से कितना आएगा बेटा? 5 मोल आएगा। अब यदि हमारे को ये पूछता मोल कितने आए, तब तो हम डायरेक्ट बता देते 5 मोल CO2 आए। लेकिन आज इसने क्या पूछा है? एनटीपी पर गैस का आयतन। तो मोल का फॉर्मूला याद है हमारे को, दिया गया आयतन बटा 22.4 लीटर। लेकिन ये किसके लिए लागू होगा बेटा? केवल गैस के लिए जो एनटीपी पर हो, और यहाँ पे गैस की बात की है जो एनटीपी पर है। तो मैं बोल सकता हूँ CO2 के आयतन के लिए मोल कितने आ गए बेटा? 5 आ गए। 5 आ गए मोल। मोल बराबर 5, आयतन निकालना है बटा 22.4 लीटर। बोलो सही बात है क्या बेटा? तो बेटा यहां से इसको बैलेंस किया अपन ने,
तो आयतन कितना आएगा देखिएगा, आयतन आएगा हमारे पास 22.4 × 5। समझ में आती है क्या बात बेटा? इसको यदि अपन सॉल्व करें तो कितना आएगा बेटा, एक बार देखते हैं। तो बेटा ये आएगा अपने पास 5 चौक 20, 2 हासिल गई, 5 दूना 10 और 2 12, 1 हासिल गई, 5 दूना 10 और 1 11। तो बेटा ये आपके पास आएगा 112 लीटर CO2। समझ में आई क्या बात बेटा? ये क्वेश्चन बेटा मैं आपको दोबारा एक्सप्लेन कर रहा हूं, एक बार आराम से देखिए। आपको क्वेश्चन बोला है बेटा 500 ग्राम CaCO3 के तापीय अपघटन पर बनने वाली गैस का NTP पर आयतन ज्ञात कीजिए। हमारा फर्स्ट स्टेप क्या होगा बेटा, जो समीकरण बोला है उसका संतुलित समीकरण लिखा बेटा, उनके गुणांक लिखे जिन्हें स्टोइकियोमेट्री मोल बोला, उसके बाद कैलकुलेटेड मोल निकाले, अर्थात हमने खुद ने कैलकुलेट किए जो हमारे को डेटा दिया है, तो ग्राम भार बटे अणु भार करके हमने मोल निकाले। फिर हमने वही चूंकि इसलिए के अकॉर्डिंग रिलेशन देखा, संबंध देखा। 1 मोल CaCO3 1 मोल CO2 दे रहा है, तो 5 मोल CaCO3 कितने मोल देगा बेटा, 5 मोल CO2 देगा। समझ में आ गई बात? 1 मोल दे रहा है तो 5 मोल कितने देगा बेटा, 5 मोल CO2 देगा। तो बेटा यहां से मोल आ गए कितने, 5 बराबर दिया गया आयतन बटा 22.4 लीटर। बेटा यहां से गुणा किया तो यहां से हमारे पास आया 112 लीटर। तो बेटा इसका मतलब हम रासायनिक जो अभिक्रिया की रस समीकरण नीति थी उसके अकॉर्डिंग क्या देखना चाह रहे थे, संबंध, और हमने अभी यहाँ पे संबंध देखा। टॉपिक का मतलब क्या है, एक डेटा देके दूसरे डेटा को कैलकुलेट कराना, मतलब दो के मध्य संबंध को स्थापित करना, यही हमारा टॉपिक था। समझ में आती है बात बेटा? चलूं आगे पक्का, बोलो। तो बेटा आगे देखते हैं, ये क्वेश्चन अच्छे से आपको समझ में आ गया ऐसा मान लेता हूं, फिर भी नहीं आया, थोड़ा थोड़ा आया है, तो आगे 2-4 क्वेश्चन और देखेंगे, उससे कॉन्सेप्ट और क्लियर हो जाएगा। डन बेटा? चलो आगे देखते हैं आगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं बेटा। देखिएगा क्वेश्चन नंबर 2, 80 ग्राम मेथेन, बेटा ऑर्गेनिक में आपने पढ़ा होगा मेथेन का मतलब CH4, 80 ग्राम मेथेन के पूर्ण दहन हेतु आवश्यक ऑक्सीजन गैस की मात्रा की गणना कीजिए। अब बेटा अपन को पहली बात तो मेथेन का दहन, इसकी रिएक्शन पता होनी चाहिए, और बेटा ऑर्गेनिक आपकी कंप्लीट हो गई तो ये मैं मान सकता हूं कि इसकी रिएक्शन आपको आती है। मान सकता हूं क्या, बोलो जी, मान सकता हूं नहीं मान सकता? सर अभी नहीं मान सकता, कोई बात नहीं, टेंशन मत करो, ये चीज भी मैं आपको लिखवा देता हूं, यदि भूल गए हो तो। भूल जाते हो ना तो ध्यान रखना बेटा, ये तो ध्यान है ना, एल्केन एल्कीन एल्काइन, याद आ रहा है नहीं आ रहा? इन्हीं का बेटे दहन की बात कर रहे हैं बेटा। हमको बार बार अभिक्रिया लिख के उनकी संतुलित समीकरण ना करना पड़े, तो इसके लिए मैं आपको डायरेक्ट इसकी रिएक्शन लिखवा रहा हूं। तो देखना बेटा, नोट डाल के लिख रहे हैं अपन, एल्केन का पूर्ण ऑक्सीकरण बोलूं या पूर्ण दहन बोलूं बेटा, एक ही बात होती है, ये याद होना चाहिए आपको, ठीक है? किसका? एल्केन का। तो देखिएगा बेटा, CnH2n+2 प्लस 3n+1/2O2 चेंज इनटू, गर्म किया, NCO2 प्लस n+1H2O। बेटा ये किसके दहन की अभिक्रिया है? बेटा ये एल्केन के दहन की अभिक्रिया है। समझ में आ गई बात? कभी भी आपसे एल्केन जिसका फॉर्मूला CnH2n+2 है उसके दहन की अभिक्रिया की बात करे तो बेटा आपको डायरेक्ट याद रहना चाहिए क्या होता है इसके दहन की अभिक्रिया, ये होती है
समझ में आ गई बात बेटा? बोलो जी, पक्का? तो बेटा इसमें ये n क्या है, यहाँ पे n है आपके पास कार्बन की संख्या, जितने कार्बन की बात करेगा उसकी संख्या आ जाएगी। जैसे मान लो n बराबर 1 ले लिया आपने, तो आप क्या बोलोगे बेटा, CH4 प्लस 2O2 चेंज इनटू CO2 प्लस 2H2। n का मान रख लो, n बराबर 1, तो C1 2 दूना 2 एकम 2 और 2 4, 3 एकम 3 और 1 4 बटा 2 2, रख लो वैल्यूज, आ जाएगा। ऐसे ही बेटा मान लीजिए आपने n बराबर 2 पुट कर लिया, तो क्या आएगा, C2H6, इसे तो बोलते हैं मीथेन, इसे बोलते हैं एथेन, याद आ गया, C2H6 प्लस, अब 3 दूना 6 और 1 7, 7 बटा 2 O2, बेटा डायरेक्ट संतुलित हो जाएगी, आपको दिमाग नहीं लगाना पड़ेगा, 2 CO2 3H2। समझ में आ गई बात? तो बेटा इस तरीके से हम एल्केन की कोई भी संतुलित अभिक्रिया लिखना चाहे, किसकी, पूर्ण दहन की या पूर्ण ऑक्सीकरण की, तो हम उसको डायरेक्ट इस तरीके से लिख सकते हैं। ये फॉर्मूला बेटा आपको डायरेक्ट याद होना चाहिए। ये रिएक्शन याद रही तो किसी भी एल्केन को सॉल्व करने में, किसी भी एल्केन की संतुलित अभिक्रिया लिखने में आपको कोई भी दिक्कत नहीं होगी। समझ में आ गई बात बेटा? तो ये तो हो गया आपका नोट का पहला पॉइंट, एल्केन का पूर्ण दहन। समझ में आ गई बात? बोलो जी, पक्का? इसी तरीके से बेटा अपन आगे चलते हैं, चलूं आगे, नेक्स्ट देखते हैं बेटा। ऐसे ही मान लीजिए मैं एल्कीन का दहन लिखना चाहूं तो क्या होगा, देख लो। इसी तरीके से बेटा मैंने लिखा है एल्कीन का दहन, एल्कीन, एल्कीन बोले तो CnH2n, तो बेटा इसका याद रखना CnH2n प्लस बेटा n कार्बन 2n हाइड्रोजन 2n हाइड्रोजन, ऑक्सीजन देखें 2n और एक 3n, तो 3n ऑक्सीजन। तो बेटा ये किसकी संतुलित समीकरण होगी, अपनी एल्कीन की, एल्कीन के दहन की संतुलित समीकरण होगी। बेटा इसमें भी जैसे मान लो n बराबर 2 पुट करते हो तो क्या आ जाएगा आपके पास, C2H4, जिसे क्या बोलते हैं, एथीन। इसके दहन की बात करें तो कितना आ जाएगा, 3O2, वैल्यूज रखते जाओ, 2 CO2 2 H2, देख लो बैलेंस है क्या, 2 कार्बन 4 हाइड्रोजन 4 हाइड्रोजन, 6 ऑक्सीजन, तो 2 दूना 4 और 2 6 ऑक्सीजन। समझ में आती है बात बेटा कैसे संतुलित किया है? तो बेटा हमारे पास चाहे एल्केन हो चाहे एल्कीन हो, इनके दहन की अभिक्रिया की बेटा मैं आपको स्टैंडर्ड रिएक्शन लिखवा चुका हूं, सूत्र लिखवा चुका हूं, जिसमें n का मान डालते जाओ तो कोई से भी एल्केन या एल्कीन के दहन की संतुलित समीकरण हमें मिल जाएगी, हमें सोचना नहीं पड़ेगा। समझ में आती है बात बेटा? ऐसे ही अपन एक और लिख लेते हैं, 2 हो गई है, रफ करूं इसको, एक और देख लेते हैं बेटा। ऐसे ही अपन ऐसे ही बेटा अपन ने देखी हाइड्रो कार्बन का दहन, इसका दहन देखा बेटा हाइड्रोकार्बन का। तो बेटा हाइड्रोकार्बन की बात करूं तो देखो CXHY प्लस X प्लस Y/4 O2 XCO2 प्लस Y/2 H2। ये किसकी दहन की अभिक्रिया होगी बेटा, हाइड्रोकार्बन की। हाइड्रोकार्बन को किससे बताते हैं, CXHY से। तो देखो X कार्बन Y हाइड्रोजन, 2 से 2 गया, Y हाइड्रोजन। ऑक्सीजन की बात करूं 2X ऑक्सीजन 2X ऑक्सीजन, Y/2 ऑक्सीजन Y/2 ऑक्सीजन। बैलेंस करके देख लेना। तो आपको मैंने बेटा आज इंपॉर्टेंट पॉइंट में क्या क्या लिखवा दिया है, मैंने आपको एल्कीन और हाइड्रोकार्बन के दहन बोलूं या पूर्ण ऑक्सीकरण बोलूं, इनकी संतुलित समीकरण का स्टैंडर्ड फॉर्मूला बता दिया, जिसमें आप x और y का मान बदलते जाओगे, उसके अकॉर्डिंग वैल्यूज आती जाएगी। बोलो समझ में आती है क्या बात बेटा? डन। तो ये 3 पॉइंट आपके क्या हो गए बेटा, MTR। MTR बोले तो मुझे तो रटो
या मैं तुम्हें रटूंगा। समझ में आती है बात बेटा? चलूं आगे। तो एक बार बेटा इसको मैं रफ करता हूं, फिर अपन आगे बात करते हैं, इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। बेटा आपको और धीरे धीरे ऐसी ऐसी ट्रिक्स बताऊंगा जिसमें आपको टाइम नहीं लगेगा, तुरंत क्वेश्चन हो जाएगा, लेकिन उसके लिए अपन को धीरे धीरे आगे चलना पड़ेगा, तब जाके टॉपिक्स आते जाएंगे। तो बेटा अब मैं मीथेन के दहन की अभिक्रिया लिखूं, तो अब बेटा ये चीज आप डायरेक्ट लिख सकते हो। अभी मैं आपको समझा के आया, ऐसा डायरेक्ट n बराबर 1 पुट कर दो, जो नोट नंबर 1 था उसमें डायरेक्ट आपका संतुलित समीकरण आ जाएगा। एक कार्बन, 4 हाइड्रोजन, 4 ऑक्सीजन, 2 और 2 4 ऑक्सीजन। समझ में आ गई बात बेटा? तो संतुलित समीकरण है। डेल्टा क्या बता रहा है? ताप को बता रहा है, मतलब ताता किया है। क्या किया है? ताता। बच्चे बोलते हैं ना ताता करना, ताता कर दिया। ठीक है बेटा, इसे बोला है मीथेन। डन। तो बेटा इसमें जो इनके गुणांक है वो कितने कितने हैं? इसका गुणांक तो 1, इसका गुणांक 2, इसका गुणांक 1, इसका गुणांक 2। इन्हें क्या बोल दिया बेटा हमने? इन्हें बोल दिया स्टोइकियोमेट्री मोल बोल दिया। बोल सकता हूं, पूरा नहीं लिखना पड़े रस समीकरण मिति, इसलिए शॉर्ट में लिख दिया बेटा स्टोइकियोमेट्री। इसके बाद इसका कितना दिया है हमको? वजन 80 ग्राम दिया है बेटा। तो मैंने इसके कैलकुलेटेड मोल निकाले, देखो तो कैलकुलेटेड मोल कितने आएंगे? ग्राम भार बटा अणु भार, ऐसे ही तो निकालते हैं बेटा। ग्राम भार कितना है? 80, और इसका अणु भार कितना है? 12 और 4 16। तो यहां से मोल कितने आए बेटा? 5। आज रिलेशन किसका देखना है? देखो 80 ग्राम मेथेन के पूर्ण दहन हेतु आवश्यक ऑक्सीजन गैस। तो ऑक्सीजन गैस कौन सी है बेटा? ये वाली है। तो आज संबंध किन के बीच में देखना है? इन दोनों के बीच में बेटा संबंध देखना है। तो आप क्या बोलोगे? वही बचपन की बातें, 1 से 2 मोल बन रहे हैं, तो 5 से कितने बनेंगे? 10। भाई 1 मोल के लिए कितने मोल की आवश्यकता थी? 2 मोल की। तो 5 के लिए कितने की आवश्यकता होगी? 10 की। ये तो डायरेक्ट ट्रिक हो गई। वैसे आप तरीके से करना चाहो तो देख लो, ऐसे कर सकते हो। चूंकि 1 मोल मेथेन के लिए आवश्यक O2 के मोल कितने आए बेटा? 2 मोल। बोलो समझ में आती है नहीं आती? सही बात है। तब 1 मोल के लिए कितने हैं? 2 मोल। तब 5 मोल CH4 के लिए आवश्यक O2 के मोल होंगे। तो देखो कैसे कर रहे हैं, इसको तो लिखते हैं अंश में, इसको लिखते हैं हर में, गुणा करते हैं इससे। तो बेटा कितना आया आपके पास? 10 मोल आ गए। समझ में आ गई बात बेटा? 1 मोल से 2 मोल, तो 5 मोल से 10 मोल। कैसे निकाला? इस तरीके से, ये अंश में आता है, ये हर में आता है, ये गुणा हो जाता है। तो कितने मोल आ गए बेटा? 10 मोल। अब मोल से मात्रा कैसे निकालते हैं? देखो मोल बराबर कितना है? 10 बराबर ग्राम भार बटा अणु भार। ऐसे ही तो निकालेंगे। मात्रा पूछी है, मात्रा ग्राम भार पूछा है। तो ऑक्सीजन की बात हो रही है, ऑक्सीजन का अणु भार कितना होता है? 32। तो बेटा गुणा करो, गुणा करोगे तो देखो कितना आएगा? 32 गुणा 10, 320 ग्राम। बेटा ये आपका आंसर होगा। समझ में आ रही है क्या बात? डन बेटा। तो इस तरीके से आपने 80 ग्राम मीथेन के लिए आवश्यक ऑक्सीजन की मात्रा निकाली। समझ में आती है बात बेटा? तो बेटा धीरे धीरे अपन थोड़े थोड़े हार्ड क्वेश्चन भी करेंगे। बेटा एक चीज याद रखना, मैं केवल आपको बहुत इजी क्वेश्चन कराता रहूं और आपको खुश करता रहूं तो बेटा उससे सिलेक्शन नहीं होगा। हमको बेटा हार्ड क्वेश्चन भी करने पड़ेंगे, मेहनत करनी पड़ेगी, तब जाके बेटा अपन डॉक्टर बनेंगे। ठीक है, घबराने की जरूरत नहीं है। मैं आपको चाहे इजी क्वेश्चन हो, हार्ड क्वेश्चन हो, सब करवाऊंगा। बस आप स्लाइड्स को अच्छे से देखें बेटा, रफ कॉपी लेके बैठे, इनकी कैलकुलेशन खुद भी करके देखें बेटा। ये नहीं कि कैलकुलेशन हाँ अच्छा ऐसा होता है बेटा, जब तक कैलकुलेशन आप खुद नहीं करोगे, पेन खुद नहीं चलाओगे बेटा, तब तक दिक्कत है। समझ में आती है क्या बात बेटा? बोलो जी। चलूं आगे? पक्का? डन। तो बेटा इसके बाद अपन और देख लेते हैं आगे। आज आपको क्या क्या बता दिया बेटा? अभिक्रिया रस समीकरण विधि बताया, उनको सॉल्व करना बताया, एल्केन की, एल्कीन की और हाइड्रोकार्बन की संतुलित समीकरण बताई कि उन्हें हम सॉल्व कैसे करते हैं।
समझ में आती है बात बेटा? तो एक क्वेश्चन और देखें, एक क्वेश्चन और देख लेते हैं अपन। रफ कर दूं बेटा इसको। बेटा क्वेश्चन के बजाय एक दो क्वेश्चन आपको असाइनमेंट में दे दूं, जिससे बेटा आपकी प्रैक्टिस भी होनी चाहिए ना, नहीं तो फिर मज़ा नहीं आएगा। तो बेटा कुछ क्वेश्चंस आपको असाइनमेंट में दे देता हूं जो आपको करके देखना है। होते हैं तो ठीक है, नहीं तो बेटा मैं सॉल्व करवाऊंगा, है ना, परेशान नहीं होना है। बेटा एक्सरसाइज 1 में बात कर रहा हूं, क्वेश्चन नंबर 71। क्वेश्चन नंबर 71 के बाद बेटा क्वेश्चन नंबर 79, क्वेश्चन नंबर 81। बेटा 81 क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखें। 81 क्वेश्चन बेटा बहुत इंपॉर्टेंट है। बेटा क्वेश्चन नंबर 83। बेटा ये 4 क्वेश्चन आपको करके देखने होते हैं तो ठीक है, नहीं तो बेटा मैं करवाऊंगा, घबराने की जरूरत बेटा नहीं है। ओके, एक बेटा ये भी कर लो चाहे। ये 5 क्वेश्चन आपको करके देखना है बेटा।